मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज आज है 40वां एपिसोड। ये 40 एपिसोड का पायदान कब पूरा हो गया मालूम ही नहीं चला और पूरा हो गया हमारे RKSMBK का पूरा एक सत्र के आंकलन के परिणाम हमारे सामने आए और ये पता चला कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिनका लर्निंग लेवल है अपनी क्लास लेवल से बहुत नीचे था, कम से कम 2 पायदान नीचे था, उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जिसके लर्निंग लेवल में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ हो। ये सबका सब श्रेय जाता है आप टीचर्स को, नई गतिविधियों के इजाद करने वाले वर्कबुक डिजाइनर्स को और उन टीचर्स को जिन्होंने है कि ऐप के जरिए है विद्यार्थियों के साथ में नवीन जो तरीका था पढ़ने लिखने का, सीखने सिखाने का, उसमें अपने आप को झोंक दिया। परंतु इस परिणाम के बाद, आंकलन के बाद केवल हम अपनी पीठ थपथपाएं इतनी बात ही नहीं है, अभी सफर काफी बाकी है, मंजिल बहुत दूर है। हमें प्रत्येक विद्यार्थी को उसके लर्निंग लेवल को, उसकी क्लास के लेवल तक लाना हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के दिशा में हमें लगातार कुछ न कुछ करते रहना जरूरी होता है। अवकाश का समय शुरू हो गया, अवकाश के दौरान विद्यार्थी अपने घर में काम कर रहे होंगे, शिक्षकों के रूप में आप लोगों ने उन्हें जरूर कुछ न कुछ होमवर्क दिया होगा, कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नियमित करने का जुगाड़ दिया होगा, परंतु शिक्षक भी हमेशा शिक्षार्थी होता है। शिक्षक क्या करे इस समय में, कैसे अपने आप को अपडेट करे। आप जानते हैं कि बहुत सारी विधाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि गायन की विधा होती है, खेलने वाले खिलाड़ियों की होती है, उनका नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। वो वरना वो कौशल है, वो स्किल है, वो भूल जाते हैं जो कि उन्हें नियमित रूप से करना होता है। तो एक शिक्षक के रूप में पूरे 24 घंटे में एक छोटा सा कोना है अपने आप के को दोहराने का, अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का, अपने आप को परिमार्जित करने का बचा के रखना चाहिए। चाहे वो शीशे में के सामने खड़ा होके अपने आप को समझाने का प्रयत्न करे, चाहे वो किसी किताब को पढ़ करके अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश करे, चाहे अपने जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो कहीं डिजिटल माध्यम से है, डिजिटल सोर्सेज को प्राप्त करने की कोशिश करें। बस इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए, जिस प्रकार की हम हर बार करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी है उसका स्किल डेवलपमेंट हो, उसे इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप हो कि वो जिंदगी भर उसके लिए काम आए, उपयोगी बनाए। तो हमारा जो उद्देश्य है आजकल सीखने सिखाने का, उसमें नॉलेज की जगह अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन और स्किल है, उस पे ज्यादा बल दिए जाने का हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं छुट्टियों में, कैसे अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, कैसे विद्यार्थियों के लिए सोच रहे हैं, पिछले पूरे सत्र में क्या हमने खो दिया था जिसे हमें नहीं खोना चाहिए था, ऐसी क्या चीजें थी जो अगर हम करते तो ज्यादा बेहतर हो पाते, जिसको अब आगे हम कर पाएंगे। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ है कुछ गेस्ट होते हैं आप ही लोगों में से, और ये वो लोग होते हैं जो जानते हैं, जो खुद काम करते हैं और जिनसे है पूरे प्रदेश के शिक्षकों को किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। इनको देख करके हमें ये लगता है कि हमें भी इनकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के हमारे गेस्ट हैं जो हमारे साथ में आज पूरे 1 घंटे के लिए उपस्थित होंगे। उनमें सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं पूजा डाबा जी का। ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल है BSF बीकानेर में। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में है सुनीता कंवर जी चौहान मैम। ये गृह विज्ञान की व्याख्याता है और जैसलमेर में काम कर रही है, सुदूर जैसलमेर में, जहाँ पे महिला साक्षरता, बालिका साक्षरता है, बालिकाओं का नामांकन बहुत कम है। ये क्या कर रही है वहाँ, किस प्रकार से, जहाँ पर विद्यार्थियों के विद्यालय तक पहुँच ही थोड़ी सी कठिन होती है बाकी टरेन की अपेक्षा, वहां पर ये कैसे काम कर रही हैं, किस तरह से है वो विद्यार्थियों को ये पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं कि आप लोग है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ेंगे, ये ज्यादा है वो सहज रहेगा और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। सुनीता जी आपका भी मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।
के अलावा हमारे साथ आने वाली है राधा जी बिश्नोई, ये पांचू में है, चिताना में, लेकिन किसी कारण से शायद ये हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। ये जुड़ेंगे तो इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत के बाद में मैं बात करूंगा। अपनी बात कहने से पहले पूजा जी को, क्या हो रहा है छुट्टियों में पूजा जी? थोड़ी हैबिट फॉर्मेशन अप्लाई किया लाइफ में, तो रीडिंग तो मेरे साथ पहले से ही थी, बट अभी मैंने डेली जर्नलिंग को और इंक्लूड किया है। तो देखते हैं। किसको इंक्लूड किया है? डेली जर्नलिंग सर, जर्नल थोड़ा थोड़ा लिखना करना, राइटिंग शुरू किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सुनीता जी आपसे पूछें तो आपका छुट्टियां कैसे चल रही है? सर अभी तो छुट्टियां बहुत सही चल रही है, बहुत टाइम बाद ब्रेक मिला है, तो वही स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल तो आई एम राइटिंग अ बुक, उसी पे काम चल रहा है। आप भी लिख रही हैं? जी 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 सर। हाँ, एक शिक्षक को पढ़ने और लिखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लिखना और पढ़ने वाला ही किसी व्यक्ति को अन्य विद्यार्थी के रूप में जो उनके सामने होते हैं उनको लिखना और पढ़ना के लिए प्रोत्साहित कर सकता है या उनको प्रेरित कर सकता है। और एक और भी बात है कि आप है उम्र के दहलीज में चाहे बढ़ते रहें, लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे, सीख नहीं रहे, तो ये समझिए कि आप वहां पे ठहर गए हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड। अगर किसी ने सीखना छोड़ दिया है तो यानी कि वो बूढ़ा हो गया है। वट एवर एट 20 और 80, चाहे वो 20 साल का हो चाहे 80 साल का हो, अगर वो सीख नहीं रहा है तो वो बूढ़ा है। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टे यंग। और जो हमेशा सीखता रहता है वो हमेशा जवान रहता है। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपने मन को हमेशा है वो जवान रखना चाहिए। जवान का अर्थ है किसी उम्र की संख्या से नहीं है। फर्क इतना है कि हाँ, आप किसी भी काम के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो आपकी रुचि है, उसके लिए आप तत्पर रहते हैं। तो आपको यदि बने रहना है अपनी फील्ड में, आप टीचर हैं, आप टीचर के रूप में क्लासरूम में जाके पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्वयं पढ़िए। आप सिखाना चाहते हैं, स्वयं सीखिए। जो व्यक्ति सिखा नहीं सकता, स्वयं नहीं सीख सकता, वो सिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये एक जरा सी एक छोटा सा कोट था जो मैंने आपके साथ में बांटा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक गायक है जो गाता है वो हमेशा रियाज करता है। एक खिलाड़ी है वो बिना खेले उसके हाथ पैर दर्द करना शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर है वो भी कहीं ना कहीं है इस बात के लिए प्रयास करता रहता है, चाहे वो वेकेशन पे क्यों ना हो, ब्रेक पे क्यों ना हो। और हमें जो शिक्षक होते हैं उन्हें तो कभी ब्रेक मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं वो ब्रेन से करते हैं। हमारा ब्रेन है वो हमेशा एक्टिव रहता है और रहना ही चाहिए। अगर हमारे ब्रेन ने कहीं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो जाएगा। फिर हम लोग है वो कॉन्शियस ही नहीं रह पाएंगे। तो हमारे ब्रेन को कॉन्शियस रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग है वो लगातार कुछ न कुछ सीखते रहे। चलो बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पिछले साल, पूरी साल जो आपने किया, जो आपने देखा, जो ऑब्जर्व किया, जो परिणाम भी आपके सामने आ गया, उसका विश्लेषण अपने आप में क्या आपने किया, और विश्लेषण किया तो क्या पाया कि आप अगर ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, और ऐसा नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता। और ये जो क्या करते और क्या नहीं करते, क्या आगे आने वाले सत्र में उसके लिए ध्यान देंगे आप? तो फिर मैं दोबारा पहुंचता हूं सुनीता जी के पास कि आप बताएं, और फिर दोबारा मैं मैडम दावा से बात करूंगा। पहले आप बताएं। सर इस पिछले साल जो भी कोरोना के बाद जो भी सिचुएशंस रही है, हमारी डिजिटलाइजेशन हुआ है, उन सब के बाद काफी इस जो आरकेएसएमबी वाली जो सिचुएशन थी, इसने बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन फिर भी अभी भी हम ग्रास रूट लेवल तक बहुत ज्यादा चेंजेस लेके नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी, और दूसरा टीचर को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसको ये ऑब्जर्व करना जरूरी कि लैक कहाँ जा रही है, हमें लैकिंग कहाँ है सिचुएशन में, बच्चा कितना ग्रास्प कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है।
तो इस ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज टीचर को करना पड़ेगा, जिससे वो बच्चों की कमियां समझ पाएगा और उसके ऊपर काम कर पाएगा। मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन जो करेगा, टीचर है, ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया ऑब्जर्वेशन तब होगा जब आप उस ग्रुप का एक पार्ट बन जाएंगे। अगर आप बाहर एक्सटर्नल बॉडी की तरह से खड़े होकर के और सामने वाली ग्रुप का है ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उसका आकलन करने का प्रयास करेंगे, तो वो ग्रुप है सचेत हो जाएगा। फिर वो सर, विवाद यहाँ मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी सर। तो यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी कर रहा है तो वहां पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टीचर को देख के कॉन्शियस एक्टिविटी करेगा। उसको पता है कि टीचर ये चाहती है मैं वैसा ही करूँ, लेकिन जब उसको पता है कि वो ग्रुप में एक्टिविटी कर रहा है और टीचर उसको नहीं देख रही है, तब वो अपनी नेचुरल एक्टिविटी करेगा। दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन। वहां बच्चे की इनर स्किल्स आप समझ पाएंगे कि ये चीज कर पाएगा और ये चीज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, आप है बच्चे के इनर को टच करने की जब भी कोशिश कर रहे होते हैं, सबसे पहले जरूरत होती है उसको स्वाभाविक बनाने की, एक नेचुरल बिहेवियर वो कर पाए। मेरे सामने मैडम खड़ी हैं, आप खड़ी हैं, मुझे आपसे भय लग रहा होता है, मुझे लगेगा आप क्या सोचेंगी मेरे मुंह से यदि बोलते समय मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया या मैं नहीं बोल पाया, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, क्या सोचेंगी? तो मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता होता हूं। जरूरत यह होती है कि शिक्षक है वो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी को ऑब्जर्व करे। वो तब होगा जब वो उसके साथ में वैसा ही रहेगा, उसको कहीं नहीं लगेगा कि इट इज द अनदर, मतलब इसको ये फॉरेन बॉडी है, हमारे ग्रुप की फॉरेन बॉडी, ये नहीं समझेगा। ये समझने लगेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो जब समझेगा कि ही इज द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप और ये सीखने सिखाने में हमारे साथ है, तभी होगा। चलो मैम से, दावा मैम से पूछते हैं उनका क्या राय है इस पे और वो क्या कहती है। सर बिल्कुल सही है। ये पहला थॉट यही आया था जो आपने अभी बोला है कि स्टूडेंट से कनेक्शन होना सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही है। तो क्योंकि आप उस क्लासरूम टीचिंग का जब हिस्सा बन जाते हो और आप उनके साथ में ये बोल देते हो कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, कि आप सीख रहे हैं हम भी सीख रहे हैं। तो क्योंकि जस्ट मैं ये हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि हम इस दुनिया में थोड़े से सीनियर हैं तुमसे, बस इतना ही है, बट वी आर ऑल्सो लर्निंग। तो वो इस बात से कनेक्ट करते हैं। और मैं तो लकी हूँ कि मैं एक लैंग्वेज की टीचर हूँ, इंग्लिश की। तो मेरे पास तो सर आई रियली एंजॉय माय सब्जेक्ट एंड आई रियली एंजॉय टीचिंग। कि उसमें अब बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। तो आई रियली कनेक्ट विद डेली लाइफ एंड लाइफ स्किल्स। तो मैं बच्चों की कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करती हूँ और मुझे लगता है अच्छा लगता है उनकी कंपनी में। बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक्चुअली कनेक्टिंग, जब कनेक्टेड होंगे हम, तभी फिर वो बच्चा अपने स्वाभाविक स्वरूप में आएगा और तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उस बच्चे ने सीखा है, नहीं सीखा है, हमें हमारी गतिविधि बदलनी पड़ेगी। और इस जो कनेक्शन के लिए, ये कनेक्टेड होने के लिए हमें उनके साथ में एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। और वो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, उनको स्वाभाविक स्वरूप में कैसे लाया जा सकता है, जो कैसे वो बोले, इसके लिए हमारी टीचिंग जो है वो उनके साथ में उस स्वरूप में हो जो उनके आसपास का हो, जिसके बारे में वो जानते हो, जिसमें वो सहज है। जो तुझको पसंद है वही तो बात करेंगे। बच्चे को जो पसंद है उस बात से अगर शुरुआत किए, पिछली बार भी मैंने अपने वेबिनार में कहा था, तो एक छोटा सा मैंने क्लिप है बनाई है। अगर अंकित जी वो दिखा सकते हैं क्लिप तो प्लीज दिखाइए। जरा सा है, फ्रैक्शन को सीखने के लिए एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूं। हमारे समय में आइसक्रीम के कोई पार्लर नहीं होते थे। आइसक्रीम वाला अपने आइसक्रीम का बड़ा सा डब्बा लेके कंधे में रख के और गली गली घूमता था। हमारे गली में भी एक आइसक्रीम वाला आता था। आइसक्रीम वाला जैसे ही आता, हम चार भाई हैं, चारों भाई पीछे पड़ते अपनी माँ के और माँ उनको से एक कटोरा आइसक्रीम लेती। लेकिन भाई थे हम चार। अब देखिए कितने तरीके से करीने से वो एक आइसक्रीम है वो 4 टुकड़ों में बांट दी जाती। आइसक्रीम ली थी एक और बांटी गई 4 बराबर बराबर भागों में, यानी कि आराम से एक को कितने में बांटा, 4 में बांट दिया।
एक और बात करते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों का मौसम हो और तवे पे गरम गरम पराठा हो, तो आप और आपके भाई या बहन क्या इंतजार कर सकते हैं? नहीं ना। मैं आपको ऐसा एक पराठा दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक पराठा, इस पराठा में भाई और बहन दोनों, मां ने उतारा पराठा और जब दूसरा पराठा उतारने का इंतजार किसे करना था? दोनों ने जल्दबाजी की, खाने की जल्दी, और मां ने उसे फिर एक पराठे को दो भागों में बांट दिया, दोनों में बराबर बराबर। यानी कि पहले कितना पराठा था? एक। अब कितना हो गया? दो टुकड़े, एक भाई के पास और एक बहन के पास। यानी पहले कितना पराठा था? एक। अब कितने लोगों ने खाया? दो। पराठे के कितने टुकड़े हुए? दो। यानी कि एक पराठे को दो भागों में बांटना, और इसे लिखा जाता है ऊपर जो पहले था, यानी कि बंटने से पहले, टुकड़ा होने से पहले, वो कहलाता है अंश, और जो जितने टुकड़े हुए वो कहलाता है हर। गणितीय भाषा में इसे कहते हैं भिन्न। टीचर्स से मेरा ये गुजारिश रहेगी कि अगर हम हमारे पढ़ाने के समय, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन के करने के समय उनसे जुड़ी हुई परिवेश की ऐसी बातें करेंगे, उन्हें कनेक्ट करेंगे, इंगेज करेंगे, तो उन्हें समझ में बहुत आसानी से आएगा। मैं अब टीचर्स के लिए भी एक छोटा सा सवाल छोड़ के जाता हूं। मान लीजिए कि एक आइसक्रीम वाला आपसे गुजर रहा है, आजकल की आइसक्रीम, उसमें लगी हुई है डंडी, ऊपर दूध भरी आइसक्रीम, और वो दो आइसक्रीम लेकर के आपको अपने घर ले जाना है अपने दो बच्चों के लिए। आप घर ले जाएंगे, बच्चों में देंगे, तो बताएं, दो बच्चे आपके आइसक्रीम लेके गए, दो, कितनी कितनी उनके हिस्से आएगी? हाँ, सोचे, बताएं कितनी आएगी? अरे भाई कहां से आएगी एक एक, तब तक तो गल जाएगी ना भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है। थैंक यू। बस ये क्लिप दिखाने का ये उद्देश्य था कि शिक्षक है वो विद्यार्थियों के साथ इस तरह से हल्का फुल्का माहौल बना ले। माहौल बना देगा तो एक जटिल से जटिल, ये फ्रैक्शन जो है वो छोटी क्लासेस में शुरुआत में बड़ा कठिन सा समझा जाता है, गणित को ही कठिन समझा जाता है, लेकिन जब वो उसको समझेगा, अपने परिवेश से जुड़ेगा, अपने आप में जुड़ेगा, तो टीचर के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और यही कनेक्शन जो एक बार बिल्ड हो गया, तो फिर आप देखिए कि आप जो भी गतिविधि उसके साथ कराएंगे, आपके साथ में विद्यार्थी है वो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो आपका उद्देश्य उसमें कौशल डेवलप करने का, कॉम्पिटेंसी को देने का, वो पूरा होता जाएगा। आप दोनों के एक एक करके कमेंट लेना चाहूंगा, पहले सुनीता जी आपसे और फिर बाद में आप मैडम पूजा जी से। पहले सुनीता जी प्लीज। सर, बच्चों की लर्निंग हमेशा नोन टू अननोन होनी चाहिए। सबसे पहले उसको वही चीज बताई जाए जो जिसके बारे में वो जानता है। लाइक अगर हमें गोल का कॉन्सेप्ट भी देना है तो मम्मी की रोटी गोल, बिंदी गोल, चश्मा गोल, और उसके बाद नोन टू अननोन तक जाए, तो इस तरह से मेरे को लगता है कि उनको इजीली समझ में आएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को लें और उसके बाद सिखाएं तो शायद बच्चों को इजीली और जल्दी समझ आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। सही कह रहे हैं, कठिनाई स्तर है उसका ध्यान देना जरूरी होता है, डिफिकल्टी लेवल का। लेकिन मैं तो यहाँ कहूंगा कि कठिन की बात ही नहीं करें, जो तुझको है पसंद वही बात करेंगे। बात की शुरुआत हमेशा वहीं से होनी चाहिए जिसको उनको पसंद आता है, वो बात शुरू करेंगे, और जब बात शुरू करेंगे तो वो अपने आपके बातों में साथ में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब पूजा जी आपसे, आपका क्या कमेंट है इस पे? कनेक्ट होने पे क्या कमेंट है? कनेक्ट होने पे क्या कमेंट है? कनेक्ट तो उससे डेफिनेटली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इसकी ऑफलाइन जब डिस्कस की प्रोग्राम की, तो ये था कि टीचर भी एक लर्नर है तो क्या सीखा। तो मैंने एक ग्रामर के लिए क्लास ज्वाइन की थी, बीइंग अ लेक्चरर, तो कोई इशू नहीं था, और वहां पे बच्चे थे मेरे साथ में, और उन सर का जो टेक्निक थी एक पर्टिकुलर, मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ वोकैब से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिख दिए बोर्ड पे और बता दिया उनका मीनिंग, और हम लोग बहुत इजी वर्ड्स थे और अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि फ्रेम सम सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स,
दैट इज ऑल्सो ओके। फिर बाद में उन्होंने उसको कनेक्ट किया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की है और दीज ऑल सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू योर डेली रूटीन। तो एक फ्रेम करके निकल के आ गया कि डेली रूटीन जब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ये उन्होंने बहुत ही डे टू डे वाले वर्ड्स और बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए वो सिखा दिया। तो इट इज ऑब्वियसली कि बच्चों की कनेक्टिविटी उनका लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देती है। बिल्कुल सही। सही है, सही कह रहे हैं आप। एक्टिविटी भी हो और एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो जाए, कनेक्ट हो, कि हर बच्चे को मौका दे। आपके क्लासरूम में कोई बच्चा इस नाम से नहीं जाना चाहे कि वो बैक बेंचर है। बैक बेंचर का मतलब पीछे बैठने भर से नहीं होता, बैक बेंचर के मतलब है उसका इन्वॉल्वमेंट कम हो। ऐसा बच्चा होना ही नहीं चाहिए। हर एक विद्यार्थी है वो बढ़ चढ़ करके, आप सिंपल सी बात उससे यही पूछते हैं आप में से राजा कौन है, देखिए सबके सब हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, लड़की होगी तो वो कहेंगी राजकुमारी है ना। लेकिन उनसे आपने इस तरह की बातों की शुरुआत की, चाहे वो कितने ही बड़े बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो 12वीं क्लास के बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक के बच्चे में सेल्फ जो अप्रीजल की भावना है वो होती है। आत्म प्रशंसा तो मुझे तो चाहिए कम से कम। तो मुझे जो चाहिए वही तो हम उन्हें दे दें। और जब उनको इतनी सी बात दे करके, है ना, गुड़ देते, जरा सा गुड़ दे करके अगर खुश किया जा सकता है तो जरूर करें। हमारी बात पाठ की शुरुआत इससे हो। अब फिर आ जाते हैं हम छुट्टियों में। चूंकि आपका समय है वो बहुत बढ़िया रहा होगा, आपने समीक्षा भी की होगी पूरे साल भर की, अपनी भी समीक्षा की होगी, अपने विद्यार्थियों की भी समीक्षा की होगी। लेकिन अब हमें जानना है कि इन छुट्टियों में पूरे दिन में आप ये जो सीखने सिखाने की जो है इसके बारे में सोचती है। आपने जैसे बताया कि आप लिख रही हैं किताब, आप जर्नल लिख रही हैं, आपने बताया कि आप भी लिख रही हैं, कुछ ना कुछ लिख रही। लिखने के अलावा एक सबसे बड़ी जो चीज होती है, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो कुकिंग करना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे बोलना हो, उसके सबसे पहली जो शुरुआत होती है, पहला अक्षर, इन सब चीजों का पहला शब्द वो होता है सोचना, थिंकिंग। क्या हमारे पूरे जीवन, पूरे दिन भर के 24 घंटों में, सुबह से रात पूरे तक 24 घंटों में कोई एक कोना, कोई एक क्षण सोचने के लिए होता है? और वो सोचने के लिए होता है तो वो सोचने का हमारा टॉपिक क्या रहता है रिगार्डिंग हमारे अपने आप के सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ एनालिसिस के लिए, या हमारे विद्यार्थियों के लिए? सुनीता जी। सर जैसे सोचने का तो, जैसे हमने अभी एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स को देख के अब हमें लगता है कि अब जो हमने पढ़ाया उसके हिसाब से कैसे मार्क्स आए हैं। अब जब हम क्लास में जाएंगे तो नेक्स्ट सेशन को लेके या नेक्स्ट स्टूडेंट्स को लेके हमारी एक्टिविटी पिछले से हम इसको और बेटर करना चाहेंगे। लाइक हम प्रैक्टिकल्स को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे, एग्जाम्पल्स के जो लेवल है उसको ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। और इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देखेंगे वो सीखेंगे, तो हम उनको दिखाएंगे तो उनकी लर्निंग से बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। सही बात है। पढ़ना है वो आजकल है कहीं दोयम दर्जे का होता है, देखना और सुनना, है ना, कान में लगा दिया और सुनना है वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। सही कह रही हैं आप। पर फिर भी पढ़ने का अपना महत्व, हम जब कोई भी चीज सीख रहे होते हैं तो हमने जो पहले कभी नहीं सीखा होता है, तो फिर हम लोग क्या करें, उसे जो बच्चा सीख रहा होता है उसकी तरह से सीखने का प्रयास करें। तो वो जो प्रयास हमारा होगा वो कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय में जाकर के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हमारे विद्यार्थियों के साथ में। तो एक चीज कि हमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, ये तो तीनों चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक सामंजस्य रखे, जिससे कि हमारा वो समय जो चाहे हमने 5 मिनट निकाला है, आधा घंटा निकाला है सोचने का जिसका, तो उसका एक सार्थक अर्थ है वो निकल पाता है। पूजा जी से इस बारे में मैं कमेंट लेना चाहूंगा। सर मेरा फोकस एक्चुअली चेंज हो गया, क्योंकि अभी लास्ट ईयर तक सीनियर क्लासेस मैंने लिए हैं और अब जो है मैं एज अ प्रिंसिपल सर प्राइमरी क्लासेस पे फोकस कर रही हूँ। मेरा फोकस चेंज ही था, पर मैंने भी अभी देखो आप क्लास में, मेरे ख्याल से आपके विद्यालय, किसी भी विद्यालय में जब कभी भी जाने का मौका मिलता है तो आई लव टू टीच द स्टूडेंट्स। उनके बीच में जाने का बहुत मजा आता है। जो आप स्वाभाविक रूप से उनके साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं वो आप कहीं नहीं कर सकते। आप उससे बात कर रही होंगी तो आपके मन में कई तरह की बातें होगी जो आपकी वास्तविकता है वो आप नहीं बता पाएंगे, प्रकट नहीं कर पाएंगी बातचीत में भी, क्योंकि बहुत रहेगा कि ये
परिचय, अपरिचित, परिचित का कई तरह की बातें होती, लेकिन जब आप किसी बच्चे से बात कर रही होती है स्वाभाविक रूप से, तो फिर आप में वो सच्ची पूजा होती है और बच्चों में भी वो सच्चा बच्चा होता है। एग्जैक्टली। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या स्वरूप है, क्योंकि सीखने सिखाने का दौर, जैसा मैंने शुरू में किया था, वो हमारी जिंदगी भर की हमारी निधि होनी चाहिए, हम जिंदगी भर की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब जैसा हमने शुरू में किया था फोर्ड का, कि जब जिंदा ही तभी है, उम्र तो एक नंबर्स है, जिंदा ही तभी है जब हम सीख रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर अगर देखें कि एजुकेशन के हिसाब से देखें तो सर प्राइमरी क्लासेस पे फोकस है, और प्राइमरी में अभी एक टीवी प्रोग्राम्स अपने गवर्नमेंट में अभी लॉन्च किए हैं, टीवी देखते हैं बच्चे लर्निंग के लिए। तो मैं अब नेक्स्ट सेशन में ये डेफिनेटली देखना चाहूंगी कि उन टीवी प्रोग्राम्स का बच्चों पे क्या इफेक्ट है, और जो लाइव अगर कोई क्लासरूम टीचिंग हो रही है उसका जो मिक्सचर होएगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हाइब्रिड एक मोड में जब टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस रहेगा, तो उसका क्या इफेक्ट होता है प्राइमरी के बच्चों पे स्पेशली। तो वो फैसिलिटेट कर रहा है कि नहीं टीवी प्रोग्राम्स या इस टाइप से, तो मैं उस पे डेफिनेटली एक अपना एक फोकस रखना चाहूंगी कि क्या इसके आउटकम्स आ रहे हैं। ग्रेट, बिल्कुल छुट्टियों सही का दिशा में जुड़ रही है। हमारे साथ में राधा जी भी जुड़ गई हैं। राधा जी, आपका इंतजार हो रहा था। स्वागत है आपका सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में। आपको अपना माइक है वो अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ, राधा जी, अभी हम काफी देर से बातचीत कर रहे हैं, आप पिछले आधे घंटे से, उसमें हम लोगों ने ये बात की कि किस प्रकार से हमें भी एक शिक्षार्थी के रूप में सीखने की प्रक्रिया को निरंतर रखना चाहिए। इसके अलावा हम ये बात कर रहे थे कि छुट्टियों के दौरान एक शिक्षक के रूप में हम किस तरह से अपनी, आपकी और हमारे विद्यालय में हमने जो गत वर्ष में पूरा काम किया था, जो भी हमारा रहा, उसकी किस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, इसी पे बात हो रही थी। और इस पे बात हो रही थी कि विद्यार्थियों के साथ में किस प्रकार से कनेक्ट कर पाएंगे। एक छोटी सी क्लिप भी दिखाई थी, आप वंचित रह गई, फिर कभी देख पाएंगी उसको। लेकिन अब जब आप जुड़ गई हैं, तो आप बताइए कि क्या जरूरी है नियमितता होनी सीखने की प्रक्रिया में? अगर है तो फिर ये गर्मियों की छुट्टियों में ब्रेक कैसे लेंगी आप? सर, नियमितता तो जरूरी है ही, क्योंकि कंटिन्यूसी से ही तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप होके सामने आएगा। ये छुट्टियों को हमें एंजॉय तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपने अंदर भी स्किल को थोड़ा बनाकर रखेंगे और उसमें इम्प्रूव करेंगे, तो अभी हम बच्चों को और ज्यादा समझ के और उनके ऊपर स्टडी के ऊपर जो हमें करना है उसको और अच्छे से कर पाएंगे। पर क्या सीखने में एंजॉय नहीं कर सकते क्या? एंजॉयमेंट तो एंजॉयमेंट के साथ ही तो सीखना है ना। तो अपने आप ही हमें उस एक्टिविटी को, सीखने को ही एंजॉयमेंट बनाना है। तो हमें इसे एक अलग एक्टिविटी नहीं बनाना है कि हम सीख रहे हैं और इसके लिए हमें अलग से टाइम देना है। हर काम में भी सीखा जा सकता है। तो बच्चे का भी जब हम अपना नजरिया सुधारेंगे, बच्चों में देखने का तरीका, उनको पढ़ाने का, उनके सोचने का, उनकी एक्टिविटी का, तो वो अपने आप ही हम बच्चों तक ये बात खुद करेंगे तो पहुंच जाएगी। जो हमारे कई देर से हम लोग बात करते आ रहे हैं सीखने की बात, सीखा तो सीखा हुआ हमारा पढ़ा हुआ, याद किया हुआ और सीखा हुआ, तीन अलग अलग टर्म हुई। मैंने पढ़ लिया, ये सामने जो मेरी स्क्रीन पे है इसको मैंने पढ़ लिया, एक मैंने इसे याद कर लिया और एक सीख लिया। ये तीन अलग अलग टर्म्स हो गई। इन टर्म्स में क्या संबंध है? कोई संबंध? जरूरी है इनको डिफरेंशिएट करना? मैंने जो किया है वो ठीक है कि नहीं है? और क्या हमें जो सीखना, पढ़ना और याद करना, इन तीनों में क्या हमें अंतर करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्या? मैं आना चाहूंगा सुनीता जी के पास। सर, ये तीनों चीजें बहुत अलग अलग चीजें, तीनों में अंतर करना बहुत जरूरी है। सीखने को अगर हम डिफाइन कर पाए तो नई स्किल्स को सीखना, और जो हमारे पास पुराना था उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग, रीडिंग और ये सब चीजें, बहुत रीडिंग तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा आपका, लेकिन जो स्किल्स है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और डे टू डे आपको और ज्यादा इनहेंस करती रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी वाइज भी और आपके स्किल के इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी। सही कह रही हैं आप। मैंने साइकिल पे एक लेख लिखा, मैंने साइकिल पे एक लेख लिखा और साइकिल पे लेख लिखने के बाद
मुझे लगा कि मैं साइकिल को दौड़ा सकता हूँ। साइकिल के 2 हैंडल होते हैं, चेन होती है, 2 पहिए होते हैं, पैडल होता है, पैडल लगाते हैं तो साइकिल आगे चलती है, सीट लर्निंग विदाउट डूइंग हो ही नहीं सकती सर, और लर्निंग विदाउट डूइंग हो ही नहीं साइकिल सकती। को चलाना शुरू किया और गिर गया। तो मेरा तो उसके लिए अच्छा आर्टिकल था, लिख के दिया था, लेख लिख के दिया था, और मेरे मास्टर जी ने उस लेख में मेरे को जितने मार्क्स का वो सवाल था पूरे मार्क्स दिए थे। 5 में से 5 नंबर मेरे को मिले, पर साइकिल 2 पैडल लेते ही आगे मैं गिर गया। तो मेरा क्योंकि सर मेरी आप इस लर्निंग इसलिए नहीं, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया बार बार। हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और लर्निंग करने से आएगी, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही लर्निंग हो पाएगी हमारी। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए पढ़ना सुनना के से ज्यादा है गुनना इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बिल्कुल सीखने की बात कह रहा हूँ। पूजा जी आपके पास आना चाहूंगा इसी मुद्दे पे, लर्निंग जो है एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग को ही हम सफिशिएंट नहीं मान सकते कि इंफॉर्मेशन बेस्ड रह गया, वो सफिशिएंट नहीं होगा डेफिनेटली। कॉग्निटिव तो वही है जो सीखी जा रही है, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब उसको ओवरऑल हॉलिस्टिक उसके संदर्भ में देखेंगे तब वो डेफिनेटली एक्टिविटी से रिलेट करके वो परमानेंट उसका एक लर्निंग हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं जी, वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जिसको हम विद्यार्थियों में डेवलप करें? वैसे तो आप पढ़ेंगे तो आपके हर चैप्टर में कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी छुपी होती है। एक ही चैप्टर में एक से ज्यादा कॉम्पिटेंसी हो सकती है, या फिर कोई एक छोटी क्लासेस में शुरुआत में किसी एक कॉम्पिटेंसी पे काम किया जाता है, लेकिन एक से ज्यादा कॉम्पिटेंसी है। तो हमें अब होता ये है, जनरली अभी देखा जा रहा है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीशन में जोर देते हैं। कितने पार्ट पढ़ा दिए? 5 पार्ट पढ़ा दिए साहब। उन 5 पार्ट में से क्या पढ़ाया किसे मालूम? तो आप अपनी श्यामपट पर या व्हाइट बोर्ड जो भी आपका है, पहले हमारे समय में श्यामपट होता था, अब जैसा भी उसके ऊपर लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? टॉपिक लिखते हैं या फिर वो कॉम्पिटेंसीज लिखते हैं जिसके बारे में पढ़ना होता है? राधा जी आप बता पाए तो, अगर आप जुड़ पाएंगे तो। राधा जी शायद जुड़ नहीं पा रही हैं। आप राधा आप बताएं सुनीता जी। सर एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने सुना नहीं पूरा। कोई बात नहीं, पूजा जी आप बताएं। सर एज फार एज आई एम कंसर्न तो लैंग्वेज की जो स्किल्स है वो तो है ही, जाहिर है कि रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग है ना, मेजरली तो ये चारों में है ही। बट जैसे कि कोई कंटेंट है ऐसे के रूप में हो या कोई स्टोरी के रूप में हो, तो मुझे बहुत इजी गोइंग इसलिए रहता है क्योंकि वो काफी कुछ लाइफ से रिलेटेड होता है, और उसका जो बेसिक स्किल्स तो हो ही रहे हैं, साथ में बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ, मतलब मेरा तो ये रहता है कि एटमोस्फेयर अच्छा ऐसा क्रिएट करो कि बच्चा उसको अपने से लाइफ से रिलेटेड, इनफैक्ट लाइफ स्किल से रिलेट उसको कर पाए और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो कुछ चीजों का। तो अब ये सब है। तो बेसिक तो लैंग्वेज में तो ये सब चीज 4 स्किल्स पे वी आर बेस्ड ऑन दैट। लैंग्वेज में भी तो ये बड़ा आनंद किया जा सकता है कि किस लेटर से रिलेटेड, खुद को किससे लेटर से रिलेटेड, मेरा नाम ए से शुरू हो रहा है, ए लेटर है, उससे और कौन कौन से वर्ड्स हो रहे हैं, इस तरह से इस तरह से है। मतलब आनंद ढूंढना है वो कहीं भी ढूंढा जा सकता है। वेरिएशन बहुत है, वोकैब से हो चाहे ग्रामर से हो, बहुत वेरिएशन। जनरली मेजर जो कॉम्पिटेंसीज होती है वो होती है हमारे लिए, टीचर के लिए, जो मेजर कॉम्पिटेंसीज है जिन पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हम टीचर की कॉम्पिटेंसी पे बात नहीं करके बच्चों की कॉम्पिटेंसी पे बात कर रहे हैं। हमारे टीचर की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उनमें पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसीज, पिछले वेबिनार में भी हम बात कर रहे थे, इस वेबिनार में दोबारा उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हूँ। पेडागोजी टेक्निक का अर्थ ये होता है कि हम किस तरह से पढ़ाएं। लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आप जैसे बताया कि लिसनिंग होती है, कहानी कहीं भी जाती है, पढ़ना लिखना और सुनना ये मुख्य रूप से होता है, प्रक्रिया का अंग है। लेकिन अगर इसी पेडागोजी में हमने बच्चे का इन्वॉल्वमेंट किया तो वो जो बोल रहा होगा
उसमें भी तो हम कहीं बेहतरी देते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को भी तो बढ़ा सकते हैं। तो पेडागोजिकल टेक्निक जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कोर्स, अगर हम पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो हमारा जरूरी होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया सी बात है। क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर्स स्पेसिफिकली फीमेल टीचर्स है ना, मैं पर्टिकुलर आप तीनों के लिए, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमारी मैडम है ना, उनके लिए एक बड़ा आसान सा वाक्य होता था है ना, जिसको हम लोग उस समय वेद वाक्य कहते थे। मुंह पे उंगली कोई नहीं बोलेगा, मीन्स आपने प्रोग्रेस को रोक दिया। यही मैंने फीमेल नाम ले दिया है ना, नाराज मत होइएगा प्लीज, आपसे कमेंट मांगूंगा। सुनीता जी पहले। सर ये बहुत गलत बात है, हमें मतलब कंट्रोल्ड आंसर। कभी ऐसा नहीं करते? कभी आप तो नहीं करते ऐसा? नहीं, मेरा हमेशा रहता है कि बच्चे हमेशा क्वेश्चंस पूछे, लेकिन कंट्रोल्ड बिहेवियर में। ऐसे उनके क्वेश्चंस की बम्बार्टमेंट हो जाए, लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चंस हो, रिलेवेंट क्वेश्चंस हो, और फिर उन्हीं से उन क्वेश्चंस का आंसर निकाला जाए जो उनके एटमॉस्फेयर में, क्योंकि देखो मेरा सब्जेक्ट है होम साइंस, वो उनके आसपास उनको मिलेंगे उससे आंसर्स, तो आंसर्स देने की टेक्निक भी उनको खुद आए तो उनको इजीली समझ आएगा। तो बम्बार्टमेंट ऑफ क्वेश्चंस ना होके कंट्रोल्ड क्वेश्चन हो, लेकिन बच्चे पूछे जरूर। पूजा जी। सर बहुत क्लासरूम मैनेजमेंट की और बहुत सारी टेक्निक्स हैं मुंह पे उंगली के अलावा भी। कि मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे पैसेज उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का अगर ले लिया मैंने एक, तो मैं तो पैसेज की बकायदा उनको प्रिंट्स दे देती हूँ अलग अलग बच्चे को अलग अलग, और दे इन्वॉल्व इन दैट प्रैक्टिस सेशन, तो वैसे ही मैनेज हो जाते हैं। और अगर कोई रीडिंग का है, जैसे गाइड है आर के नारायण का, वो हमारे नॉवल है, तो उसमें पहले दिन जो होता है मेरा, वो मैं उनको कह भी देती हूँ कि मूवी भी आप देख के आइए ताकि हम कैरेक्टर्स को और एक सेंट्रल आइडिया को डिस्कस कर सकें। लास्ट देम सम क्वेश्चंस। तो मेरा क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रोसेस ये रहता है। राधा जी। हाँ जी। बताइए, आप बताइए, या सुना नहीं आपने? नहीं सर, मैंने सुन नहीं पाए। हाँ। कोई बात नहीं। अब मैं सुनीता जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। विद्यार्थी के मन में जितने ज्यादा सवाल आएंगे, यह क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। यह इंगित करता है कि वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ भी, आपके पाठ के साथ भी, आपके सीखने की गतिविधि के साथ भी। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि उसके मन में सवाल आए। और क्लासरूम में, जिस क्लासरूम में शांति है, मौन रहे, बोले नहीं, मुंह पे उंगली, इसका अर्थ ये है कि आप विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं रोकने की काम कर रहे हैं, उसे ठहराने का काम कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं होता। परंतु मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करके उनकी इसी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें? तो आप करें कि हर उन्हें बोलना है तो ओके, ये जो चैप्टर पढ़ाया है या आज पढ़ाने वाले, उसके बारे में आप 4 सवाल बनाइए, लिखिए। हर आदमी वो लिखने में व्यस्त हो जाएगा और उसके बाद में एक एक बोले बताएगा, पूछेगा, दूसरा उसका रिप्लाई बताएगा, 1-1 करके। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपका उनके सहयोग से बहुत बढ़िया हो सकता है। एक्चुअली हमारी क्लास में, मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो उस चक्कर में ये जो चीजें है ना, ये क्वेश्चंस को कंट्रोल करना, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना, ये बहुत मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम हो जाता है इस चीज में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए टास्क ही यही होता है कि मैं क्लास को मैनेजमेंट कैसे करूँ, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स को उतना चुप रखना, उतना ही समझा पाना, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है मेरे लिए। तो मैं सबसे ज्यादा वर्क इसी के ऊपर करती हूँ, एक्टिव रहना, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना, और क्लास में खड़े होके नहीं, कोई क्लास में घूम घूम के पढ़ाना, ताकि सभी के ऊपर ध्यान जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टीचर तो बेस्ट टीचर वही होता है, क्लासरूम टेक्निक उसकी बेस्ट होती है, जिसको क्लासरूम में बैठेगा नहीं वही अच्छा होता है। एक और बात है जो आपने जैसा कहा कि मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, वहां पे आप उनके ग्रुप्स बनाएंगे और उसके बीच में जब लर्निंग प्रोसेस का कंपटीशन होगा तो देखिए आपको भी आनंद आना शुरू होगा। और बोला ठीक है, ये वाला ग्रुप इस सवाल का जवाब देगा, तो उनमें से हर एक को मौका, जिस तरह से कबड्डी का अगर मैच होता है ना, तो आप देखें एक ही आदमी रेड करने जा रहा है बार बार, तो रेफरी कहता है नो, इस बार वो दूसरे वाला रेड करेगा। तो वही प्रोसेस है, हम भी क्लासरूम में ग्रुप्स बना करके और
हर एक को अवसर दे करके शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद में है अपना असेसमेंट और फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट कैसे हो, तो अपने आप का असेसमेंट कैसे हो, ये भी टीचर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे विद्यार्थी का असेसमेंट भी कैसे, अपना असेसमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। अपना असेसमेंट खुद करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारा असेसमेंट हम कर पाएंगे कि जिस काम को करने के बाद में हमें लगे कि हम है वो प्रसन्न है, हमें संतुष्टि हुई, तो इसका मतलब है कि हमने जो काम किया है वो ठीक है। लेकिन परिणाम अगर सार्थक नहीं आया है, हमने किया, लगा हमें अच्छा किया हमने, हम संतुष्ट थे, परिणाम अच्छा नहीं आया, तो हमें पुनरावलोकन की आवश्यकता होती है। और फीडबैक, फीडबैक के बहुत सारे तरीके होते हैं। फीडबैक डायरेक्ट फीडबैक होता है, एक इनडायरेक्ट फीडबैक होता है। हमने विद्यार्थियों से अलग अलग बात पूछी और फीडबैक ले लिया। हमने हमारे अलग अलग जो हमने स्टेप्स किए थे लर्निंग के प्रोसेस में, क्लासरूम के प्रोसेस में, स्कूल में, उसके लिए हमारा खुद का फीडबैक ले लिया। तो इस तरह से असेसमेंट और फीडबैक है वो रेगुलर होना चाहिए। विद्यार्थी का अगर कर रहे हैं तो आपने शुरू में जो हमने बात शुरू की थी उसमें ऑब्जर्वेशन की बात की थी, रेगुलर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की बात है वह भी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद में है कल्चरल नॉलेज। इसका अर्थ है कि आपकी सराउंडिंग्स में जो बच्चा आ रहा है उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में यू हैव टू सम अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि ये आ रहा है इससे, है ना। जैसे कि ये राधा जी से बात करते हैं कि राधा जी जहाँ पे नौकरी कर रही है वहां पे हाँ। पक्षियों की रक्षा की बहुत बात आती है। और आप एग्जाम्पल ये देते हैं कि अगर एक शेर ने 2 हिरणों को खा लिया तो 4 में से कितने हिरण रहेंगे, इट इज इररिलेवेंट। वहां पे ये देना उपयुक्त नहीं रहेगा, है ना। हाँ, सही नहीं है। राधा जी हाँ बताएं। तो हाँ सर, सुरक्षा के बारे में वहाँ जैसा उनका माहौल है, जैसे कि मैं गांव में पोस्टेड हूँ, चित्ताना गांव में, बहुत ही पिछड़ा सा ही गांव है, आप ये मान लो। वहाँ बच्चों को जो भी उदाहरण दिए जाएंगे वो बहुत ही अलग और नए लगेंगे कि ऐसा हमने सुना ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे उदाहरण दें और ऐसी बात उनके सामने रखें जो वास्तव में उनकी परिस्थितियों के अनुकूल हो, तब उन्हें वो बात ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगी। हाँ नहीं, मैं इसके इतर बात कह रहा था। आप जो कह रहे हैं ये बात तो हमने की है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस परिवेश में आप सेवा कर रहे हैं उस परिवेश का कल्चर क्या है, कौन सी चीज वहां पे है इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कौन सा करना बुरा माना जाता है। तो हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे, हमारी गतिविधि होगी, हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो भी घटक हम परिवेश के काम में लेंगे वो उस कल्चर के साथ में जुड़े हुए होने चाहिए, उसके विपरीत नहीं होने चाहिए। सीधी सी एक और है रिफ्लेक्टिव। हाँ बताएं प्लीज, बताएं, कुछ कह रहे थे आप। कोई बात नहीं। अगला जो है वो है हमारा टेक्नोलॉजी का यूजेस। जैसा कि सुनीता जी ने कहा था कि हमें है वो, पूजा जी ने भी कहा था, टेक्नोलॉजी का यूजेस हमें करना चाहिए। आप किसी भी छोटी सी क्लिप दिखा दे दीजिए। मैं आज बात कर रहा था एक टीचर से जो कहीं पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि फिजिक्स के बारे में था कि एक बच्चा है वो एक पीछे सवारी बैठी है, मोटरसाइकिल आजकल बड़ी जो आती है, पल्सर वल्सर, बड़ी बड़ी, और बड़ी स्पीड से जा रहा, अचानक उसने ब्रेक लगाया। फिल्म का एक क्लिप दिखाई उसमें, और पीछे जो बैठा हुआ सवार था वो कूद करके अपने आप जंप करके बहुत ऊपर चला गया। फिल्म में ऐसा था, ठीक है। ये दिखाने के बाद में बच्चों से पूछा गया कि क्या ऐसा होना संभव है। वेरी सिंपल साइंस लो था ये। तो उससे उन्होंने शुरुआत की अपने पढ़ाने की। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं अपने खुद के पढ़ने पढ़ाने में, असेसमेंट में। इसके अलावा बहुत सारे पहले से जो स्टडी मटेरियल हमारे पास में है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और एक और चीज है जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ऐसी जो हमारे को रिफ्लेक्शन, वो बच्चे को में रिफ्लेक्ट करे, वो अपने आप को करता रहे, ऐसी प्रैक्टिसेस भी हम लोग कर सकते हैं। अब
छुट्टियों में है, अब आप है अपने वैकेंसी जो वेकेशन है उसमें क्या करेंगे क्या, स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप क्या करेंगे। मेरे पास में तो जो हमने इकट्ठा किया उसमें तो दूसरे टीचर्स के साथ में डिस्कशन करेंगे, कभी मौका मिला तो उनसे करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, आपने क्या किया, है ना। उनसे ये बात करने के लिए अल्लाह के लिए की जगह कि आज आपने भिंडी की सब्जी बनाई है या करेले की, उसकी जगह आप ये बात कर सकते हैं, है ना। बरसात हुई कि नहीं हुई उसकी जगह ये कर सकते हैं कि बरसात होने से क्या फायदे होते हैं, वो बच्चों को कैसे बताएं। परिवार और पड़ोस के अपने खुद के बच्चों के साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं एक अभ्यास करता हूं, एक बात बताइए मुझे, आप तीनों में से कौन सा बताता है कि आप 5 सेकंड में 15 फलों के नाम बोल सकते हैं। 5 सेकंड में कोई सा भी, राधा जी बताएं, 5 सेकंड में 15 फलों के नाम बोलने हैं आपको, 15 फलों के। आम, सेब, केला, चीकू, अंगूर, अनार, पर ये तो तरबूजा, सेकंड तरबूजा। 5 सेकंड तो हो गए। हाँ। सुनीता जी नहीं हो पाएगा मेरे से सर, 5 सेकंड में तो नहीं बोल पाऊंगी 15। हो पाएगा ना, चलो मैं बोलता हूं, है ना। आम, संतरा, सेब, 1 डजन केले, है ना। चलो कोई नहीं, ये बात, इसके अलावा हम लोग इस तरह के अभ्यास अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं, अपने खुद के बच्चों के, परिवेश के बच्चों के साथ में कर सकते हैं। नई विषय सामग्री जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आपने कहा कि आप जर्नल लिख रही हैं, आप भी बुक किताब लिख रही हैं बच्चों के लिए, वो काम कर सकते हैं, उसको पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बहुत सारा है, अंग्रेजी की आप है, इंग्लिश का हमने भी काम यहाँ पे शुरू किया है, प्रोनाउंसिएशन से लेकर के लिए बहुत अच्छा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है, उसका उपयोग करते हैं। विभिन्न वर्ड्स जो सवाल, एक और चीज है टीचर्स के लिए, मैं जितने भी सुन रहे हैं उन सब टीचर्स के लिए कहना चाहूंगा, उन सब शिक्षकों से, आदरणीय शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा पाठ्य पुस्तक में लिखे गए प्रश्नों पे निर्भर मत रहें, आप स्वयं अपने सवाल तैयार करें, वो तो है ही है, और वो सवाल ऐसे सवाल हो, आपके ऐसे सवाल हो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जिसमें आपके कॉन्शियस माइंड को यूज करना पड़े, बच्चे को कुछ ठहरना पड़े। मैं उसको कहता हूं 7 और 5 कितने होते हैं, वो बोल देगा 12, 1 मिनट लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा, किसी और से पूछूंगा तो वो भी लगाएगा। लेकिन मैं वही कहता हूं, उनको ये कहता हूं कि 3 में से 2 घटाने के बाद संख्या जो बचती है उसमें कितना जोड़े कि 12 आएगा, तो उसको कुछ थोड़ा सा अपना ब्रेन काम में लेना पड़ेगा। तो बच्चों का जितना स्तर है उस स्तर के आधार पर आप उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो बना के दें, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं को देंगे, प्रवेश की परीक्षाओं को देंगे विभिन्न पाठ्यक्रमों में, तो उनको जरूरत पड़ेगी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जवाब देने की। और खुद का मूल्यांकन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट है वो करें, ये सब करें। अब हमारा समय लगभग शराब समाप्त होने को है, मैं अंतिम है आप लोगों से, तीनों से टिप्पणी लूंगा। 2 बातों पे बताइएगा, एक तो ये कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, क्या आपने पहले कभी देखा या आज देखा तो भी कैसा लगा, और इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं। सबसे पहले सुनीता जी। सर मैंने आज पहली बार ये प्रोग्राम ज्वाइन भी किया और पहली बार देखा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सबके अलग अलग व्यूज आएंगे, व्यूज आने के बाद हमें जिस बना पाएंगे एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्योंकि सिर्फ अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता है ना, सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। सबके अलग अलग व्यूज आएंगे, अलग अलग लोकेशंस की व्यूज आएंगे, तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। सुनीता जी, शुरुआत एक से ही होती है और उसमें बहुत सारी अड़चने आती है। सुकरात को लोगों ने जहर दिया था, ईसा मसीह है वो सबसे अकेले थे, सूली पे चढ़ गए थे। मोहम्मद साहब का जो है वो अनुयायी है, सबसे पहले उनकी वाइफ थी मोहम्मद, उनके भी अनुयायी बहुत कम थे। तो धीरे धीरे फैलती है, जो भी हमें है प्रैक्टिस जो करनी होती है, नई चीज को स्वीकारने की प्रवृत्ति मानव में कम होती है, लेकिन अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो धीरे धीरे उसका जो है शुरू भी उसकी है वो जरूर फैलती है। पूजा जी प्लीज।
मैंने पहले भी आपका प्रोग्राम देखा हुआ है, 1-2 एपिसोड्स देखे हुए हैं और मैं आपसे मिली हुई भी हूँ पर्सनली और आपका बच्चों से इंटरेक्शन भी मैंने देखा हुआ है। और एज़ फार एज़ अगर आज का ये देखें तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो प्रेज़ेंटेशन है बहुत ही शॉर्ट में आपने जो टू द पॉइंट जो प्रेज़ेंटेशन इसमें दिया है क्लिप्स और ये सब यूज़ करके, तो ये बहुत अच्छा लगा और इसको हम भी डेफिनिटली अडॉप्ट करना चाहेंगे। राधा जी का कनेक्शन हम क्या हमारे साथ में पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई, जो कि हमारे कार्यक्रम का RKSMBK का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कनेक्ट करना, आपस में कनेक्ट होना। हम राधा जी कनेक्ट पूरी तरह से नहीं हुई, फिर भी जितना कनेक्ट हो पाई। लेकिन आपको फिर क्या भी कहना है? मेरा अच्छा अनुभव रहा कि मैं थोड़ी सही लेकिन कनेक्ट तो हुई। एक नया प्रोग्राम मैंने आज पहली बार ही ऐसा प्रोग्राम जॉइन किया है और आगे भी मैं ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहूँगी ताकि मैं और ज़्यादा इस पे सोचूँ और काम करूँ। हमारा ये वेबिनार जो है उसका लाइव वर्जन चल रहा है, ये हमारे गेस्ट के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा ये हमारे विभागीय जो चैनल है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे है ये रिकॉर्डेड वर्जन इसका रहता है। आपको जब भी समय मिले इसे जरूर देखें। इसके अलावा एक काम हम और शुरू करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने आपके साथ में है ये साझा किया है कि आप यदि कोई टॉपिक है वो सुनना चाहते हैं, किसी विषय विशेष पे बात करना चाहते हैं, कोई ऐसे जो शिक्षक हैं जो बहुत रुचि रखते हैं पढ़ने पढ़ाने में और उनके पास में अपनी पेडागोजी के लिए कुछ स्पेशलिटी है, कुछ विशेषता से पढ़ा रहे होते हैं, तो उनका और चाहते हैं आपकी वो इस कार्यक्रम में भी शामिल हो, तो आप है अपने हमारे यूट्यूब पे उनका नाम है, विषय का नाम है, जिस विषय पे वो आप भेज सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में ये भी होता है कि हम लोग है अगर फील्ड से कोई जुड़ा हुआ होता है और जुड़ना चाहता है तो रेज द हैंड कर सकता है। अगर किसी ने रेज हैंड किया हुआ है तो उनसे बात करते हैं, वरना मैं आप सब लोगों के यहाँ पधारने के लिए, अगर किसी ने रेज हैंड है, अंकित जी। यस सर, सो हमारे साथ गिरधारी लाल जी हैं। गिरधारी लाल जी नमस्कार, आप अपने आप को अनम्यूट करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गिरधारी जी सर शायद उनका कनेक्शन टूट गया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगर कोई जुड़ा हुआ है तो। जी, हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश शर्मा जी नमस्ते, अनम्यूट होना पड़ेगा आपको, शायद मुकेश जी भी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ सर, हेलो सर। नमस्कार मुकेश जी, कैसी मन रही है आपकी छुट्टियां? हाँ, सर छुट्टियां अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि RKSMB के बारे में आपने अभी चर्चा करी, तो हम चाहते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ वो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा वन वर्ड वाले ये क्वेश्चन भी ऐड किए जाएं। बहुत सही, आपका सही सुझाव है। हमने असेसमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया था। यस सर, यस सर। और पहली बार उसे स्कैन करके सही तरीके से स्कैन करके और रिजल्ट देना है, वो बड़ा आसान था कि अगर ऑब्जेक्टिव करें, लेकिन आपका सुझाव सही है, इस पे भी बात चल रही है। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, उसमें आप है ना 3 सब्जेक्ट के अलावा जो सारे सब्जेक्ट है उनको भी ऐड कर दिया जाए प्लीज सर। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा सुझाव आ रहा है, काफी जगहों से आ रहा है, जरूर इस पे भी जरूर ध्यान दिया जाएगा। हाँ, इसमें EVS को भी ऐड और हिंदी इंग्लिश मैथ्स तो है ही, और EVS को भी ऐड कर दिया जाए प्राइमरी सेक्शन में और अपर सेक्शन में भी, और अदर जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको भी ऐड कर दिया जाए। धन्यवाद, बिल्कुल जरूर जरूर, धन्यवाद। और कोई साथी जुड़े? थैंक यू सर। क्या अंकित जी एक कॉल और ले सकते हैं? जी सर, हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र हैं। डॉक्टर जितेंद्र नमस्कार। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर साहब की आवाज शायद नहीं आ रही है। फिर भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने जो आराम का समय था, जिसमें आपका अपना समय था, उसमें से समय निकाल करके आप सब ने हमारे वेबिनार में भाग लिया, हमें देखा, हमारे बातों को सुना और आपसे डिस्कशन में पढ़ने पढ़ाने के बारे में, सीखने सिखाने के बारे में बहुत सारी नई चीजें निकल करके सामने आई, जो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी होती है, वेबिनार का उद्देश्य होती है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी आज पूजा जी, हमारे साथ जुड़ी आज सुनीता जी,
और राधा जी, इन्होंने भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जो व्यस्त कार्यक्रम इनका होगा उसमें से समय निकाल करके हमारे लिए दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपसे इतना ही आग्रह है कि इस कार्यक्रम के जरिए क्लासरूम जो एक्टिविटीज है उसमें कॉम्पिटेंसी को महत्व देने के बारे में सभी शिक्षकगण जरूर ध्यान दें। आप यहाँ आए, मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।